केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात। महाचक्रवात अम्पन पर तैयारियों की समीक्षा की। दोनों प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तूफान के पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच बुधवार को पार करने की संभावना। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार। महाचक्रवात अम्पन के मद्देनजर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक जारी। एनडीआरएफ और सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ साथ ऊर्जा और दूरसंचार विभागों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। कुल 41 एनडीआरएफ की टीमें तैनात। भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर। केंद्रीय गृह सचिव ने की प्रवासी मजदूरों को लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कुछ जरूरी कदम उठाने की मांग। पत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए और श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय को बताया जरूरी। पैदल चल रहे मजदूरों के लिए व्यवस्था करने की कही बात। नजदीक के बस और रेलवे स्टेशन पर परिवहन की उपलब्धता से अवगत कराने पर दिया जोर। लॉकडाउन 4 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई गतिविधियां आज से शुरू। ऑड इवन के आधार पर खुले बाजार, जबकि टैक्सी और कैब सेवाओं का सुरक्षा मानकों के साथ हो रहा है संचालन। सभी उद्योग, जरूरी और स्टैंड अलोन दुकानें खुली। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 38.73%। कोरोना संक्रमितों की सक्रिय संख्या 58,802, जबकि 39,173 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मृतकों की संख्या 3,163। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 48 लाख के करीब। 3,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमण के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई देशों की स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई थी। समाचार अब विस्तार से। महाचक्रवात अम्पन के मद्देनजर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक इस समय चल रही है। एनडीआरएफ और सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ साथ ऊर्जा और दूरसंचार विभागों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र की तरफ से दोनों ही प्रभावित राज्यों को हर मुमकिन मदद देने की बात दोहराई है। और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुधाकर, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बैठक इस वक्त चल रही है और काफी अहम इस लिहाज से ये पूरी बैठक कही जा सकती है क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये तीसरी बैठक है और एक तरह से कहें तो साइक्लोन अम्फन को लेकर ये चौथी बैठक होगी जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सचिव। हमको पता है कि कल ही प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी, पूरी स्थिति की समीक्षा की थी और उन्होंने अपनी तरफ से न सिर्फ जो खासतौर से इवैक्यूएशन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है उसको अंजाम देने के लिए कहा था और बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी जरूरी है कि जैसे ही आपदा गुजरे उसके तुरंत बाद जो नॉर्मलसी का काम, देखिए प्राथमिकताएं दो है। एक तो किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री का ये निर्देश है और इसके लिए जो कुछ भी मुमकिन प्रयास है वो किए जाने चाहिए। तो दूसरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिकता ये है क्योंकि आप आपदा में क्योंकि प्राकृतिक आपदा है तो फिजिकल नुकसान एक तरह से जो होता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में तुरंत नॉर्मलसी हो, चाहे पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हो, कम्युनिकेशन लाइन्स हो, रोड नेटवर्क हो या फिर अन्य जरूरी रसद सप्लाई वो बनी रहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसके लिए मौके पर तमाम लोग हैं या नहीं है उसकी व्यवस्था, तो उसके बारे में निर्देश था। तो इन तमाम चीजों की इस वक्त जब कैबिनेट सचिव समीक्षा कर रहे हैं हमें ये जानकारी मिली है कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, खासतौर से भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो पिछले 12 घंटे में परिस्थितियां बदली है। हमको पता है कि एक सुपर साइक्लोन जरूर है
लेकिन आशंका है कि जब ये तट से टकराएगा तो सुपर साइक्लोन थोड़ा वीकेंड जरूर होगा, लेकिन ये एक्सट्रीमली सीवियर की कैटेगरी में रहेगा, अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान रहेगा। और इसका ये मतलब होता है कि 190 से करीब 200 किलोमीटर तक के रफ्तार की हवा, और ये बहुत खतरनाक रफ्तार होती है, काफी डेंजरस हो सकता है अगर लोग सुरक्षित स्थानों पर नहीं है, अगर सुरक्षा के तमाम इंतजाम प्रबंध नहीं किए गए हैं, और इसमें जो फिजिकल डैमेज उसकी भी काफी आशंका है। तो उस लिहाज से ये पूरी तैयारी रहे कि ना सिर्फ एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सके, बल्कि साथ ही साथ फिजिकल डैमेज की स्थिति में रिस्टोरेशन वर्क तुरंत हो सके। तो उस लिहाज से ये पूरी समीक्षा हो रही है। हमें जानकारी मिली है कि जो उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल के उच्च अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। और रजनी, मैं आपको बता दूं कि आज सवेरे गृह मंत्री की भी बात हुई है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और उन्होंने एनडीआरएफ एनडीएमए जो तमाम कार्य ग्राउंड पर कर रहा है, उसके अलावा उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, ये भी कहा है कि आपको और भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उसके लिए केंद्र तैयार खड़ा है, और केंद्र का पूरा तंत्र राज्य सरकार की इसमें सहायता करेगा। और ये निर्देश प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने अपने स्तर से तमाम लोगों को दे दिए। उस लिहाज से कहें तो केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन के तमाम जो तंत्र हैं, एक तरह से मिलकर इस बड़े संकट से, अब हमको पता है कि कोरोना का संकट पहले से है, उसमें ये तरह से दोहरी मार पड़ रही है खास तौर से, तो उसमें केंद्र और राज्य मिलकर इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ के अलावा जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, उनको भी एक तरह से कह सकते हैं स्टैंड बाई मोड में जरूर है, लेकिन इमरजेंसी तैनाती में रखा गया है कि किसी भी पल जरूरत पड़ने पर, किसी भी वक्त वो जहां जरूरत की चीजें हैं वहां वो पहुंच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरह से पूरी तैयारी है। मौसम विभाग लगातार लोगों को अपडेट कर रहा है, फ्री एसएमएस के जरिए लोगों को भी रेगुलर अपडेट किया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। तो साथ ही साथ जो प्रभावित इलाके हो सकते हैं वहां आपदा प्रबंधन तंत्र की पुख्ता तैनाती की जा रही है, ताकि न सिर्फ प्रभावी तरीके से लोगों का इवैक्यूएशन या उनके बचाव को सुनिश्चित किया जा सके, बल्कि साथ ही साथ रिस्टोरेशन वर्क, क्योंकि 20 तारीख को कल का दिन है, कल जब तूफान की तीव्रता रहेगी तो उसके बाद करना पड़ेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपदा प्रबंधन समिति की अहम बैठक इस वक्त जारी है और अम्पन तूफान से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन शाखा के सभी तंत्र मिलकर काम कर रहे हैं और वायुसेना भी अलर्ट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस जानकारी के लिए। और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उससे सटे पूर्वी मध्य भाग के ऊपर बना महाचक्रवाती तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह 8:30 बजे ओडिशा के पारादीप से लगभग 480 किलोमीटर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के दीघा से 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और बांग्लादेश के खेपुपारा से 750 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित था। इस तूफान के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने की पूरी संभावना है। इस चक्रवाती तूफान के उत्तर पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में इसके बढ़ने की संभावना है और पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के तट से 20 मई की दोपहर या शाम को इसके टकराने की संभावना है। जिस समय ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराएगा उस समय उस तूफान की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, जो कि इसका बेहद गंभीर चक्रवाती रूप होगा। महाचक्रवाती तूफान अम्पन की निगरानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉपलर वेदर रडार से लगातार हो रही है। Cyclonic storm Amphan in the Bay of Bengal. Kerala will get heavy rainfall today and tomorrow. High wind is also expected for the next 24 hours. Fishermen have been asked not to venture into sea along and off Kerala coast and over Lakshadweep area. वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि केरल के कई हिस्सों में चक्रवात अम्पन के प्रभाव के चलते केरल में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है।
और कोरोना वायरस के कारण और अपनी रोजी रोटी खोने के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को कम करने के मद्देनजर गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कुछ जरूरी कदम उठाने की मांग की है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए और श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच पहले से ही किए गए समन्वय को जरूरी बताया गया है। राज्यों से पैदल चल रहे मजदूरों को चिन्हित राहत शिविरों में ले जाकर भोजन देने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहा गया है। पत्र में आग्रह किया गया है कि जिला प्रशासन पैदल चल रहे मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था कर नजदीक के बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर ले जाएं। आश्रय स्थलों पर गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने की बात भी कही गई है। साथ ही जिला प्रशासन और एनजीओ कार्यकर्ता मजदूरों में आश्रय स्थलों पर लंबे समय तक क्वारंटीन में रखे जाने के विचार को भी दूर करने में मदद करें। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए ज्यादा संख्या में बसों की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है। गृह सचिव ने आगे लिखा है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर मजदूरों की बसों को जाने की अनुमति देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मजदूरों के लिए भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और उनसे बातचीत कर वे जहां हैं वहीं रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। राज्यों के सचिवों को लिखे पत्र में ट्रेन और बस के प्रस्थान करने को लेकर ज्यादा स्पष्टता की बात कही गई है ताकि मजदूरों में अफवाह को लेकर कोई भी तनाव की स्थिति पैदा न हो। साथ ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की खास जरूरतों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी कही गई है। साथ ही पत्र में जिला अधिकारियों से रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने का आग्रह करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एक भी मजदूर सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर अपने गंतव्य तक चलकर ना जाए। और पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्पन तूफान के जो आने की संभावना है उसको लेकर हमारे संवाददाता अनिब्रतो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिब्रतो, अगर बात करें इस तूफान की जो कल पहुंचने वाला है ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर, लेकिन तेज हवाएं अभी से चल रही हैं और ये विकराल रूप कल तक धारण कर सकता है, किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? Yeah, situation is largely changing as the super cyclone Amphan is approaching towards Bengal. Still, it's lying on the Bay of Bengal, but it's gaining its momentum. It's gaining its intensity and speed. But large-scale change has been found because the sky started wearing gloomy look, and in the early morning, Digha coastal belt received rainfall. Large-scale arrangement, intensified arrangement had been taken place everywhere, particularly in the three districts of Bengal, in East Midnapur, in South 24 Pargana, and in North 24 Pargana. A large-scale evacuation have taken place, particularly who are living in the thatched house and in the kacha houses. They have been taken to the secured places. Now the twofold challenge the administration is facing this time, because corona pandemic is rising here in Bengal. So the person who are being taken to the secure shelter, they are supposed to maintain social distancing. That's a major challenge. So in Digha, the administration there has requisitioned several schools, and also they are keeping an eye on the vacant hotels, because tourists are not crowding Digha right at this point of time. Otherwise, all other arrangements have been made. Enough food stock has been collected, and the dry foods have been kept ready. And at the side by side, packed mineral waters that may be in need of this crisis hour. That has been the stock has made enough. Enough stock has been made of this packed mineral water. So all arrangements have been made. Meanwhile, NDRF team is there in Digha coastal belts. They are in North and South 24 Pargana. They are monitoring the situation. NDRF, SDRF, both are working in coherence with each other, and all other measures have been taken so that if this Amphan happens to hit the Bengal coastline, likely tomorrow evening, so that the casualty, large-scale casualty may not happen to take place. That is the prior objective of the administration here at this end.
जी अनिब्रो, तो जिन इलाकों को खाली कराया गया है, खासकर दीघा की बात करें या ऐसे इलाके जहां पर सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है, वहां से लोगों को वे स्थान खाली कराकर जहां लोगों को ले जाया गया है, वहां किस तरीके की एहतियात रखी जा रही है? क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो किस तरीके की एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जिसे कहें या अतिरिक्त सावधानी कहें, उसको लेकर एहतियात बरती गई है? Yeah, that is what the twofold challenge the administration is facing there, particularly those who have been taken in the secured shelter, particularly in the cyclone protection center there in Digha. Enough arrangement of masks have been made, and also personal protection equipments have been made ready there, particularly who will man the service, So at the same time, government has requisitioned several vacant schools so that they can be put in schools if the crisis hour demands as such. Again, the government, the state administration and the district administration there, they are keeping an eye on the vacant hotels, because tourists are not crowding these places right at this point of time. So several hotels in Digha, particularly in the coastal lines of the Digha seabed, this lying vacant right at this point of time. So all arrangements have been made so that if the situation demands, the people will be taken at this place. अनिब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल तक इसके ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचने की संभावना है, लेकिन उससे पहले ही एहतियात बरती जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तापस हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। तपस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तपस, अनिब्रो तो भी बता रहे थे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से खास तरीके की एहतियात बरती जा रही है, जो इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, दीघा और अन्य इलाके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के। मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि जिन जगहों पर इन्हें ले जाया जा रहा है, वहां किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? खासकर खाद्य सामग्री का वितरण है या फिर मास्क की सुविधा है, उस पर कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, आपने आप सही कहा रजनी की कि ये जो इतना बड़ा हेवी सुपर साइक्लोन जिसे कहते हैं, इतना आफ्टर 1999 के बाद इतना बड़ा है, तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त कोविड-19 की भी एक महामारी जो चल रही है, उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको लेके एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई है। इस वक्त मेरे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में आईएमडी बुलेटिन जारी करने वाला है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर जयमनी, पहले बताइए। एक्चुअली अभी सुपर साइक्लोन जो है समुद्र के अंदर है, वो जो 480 किलोमीटर दक्षिण में है, पारादीप का दूर है, लेकिन जैसे आगे आएगा थोड़ा वीक होगा, बट जरूर आज ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम कल शाम तक जो है सुंदरबन तक पार करेगा। तो विंड स्पीड उसी टाइम जो है 180 से 190 किलोमीटर रहेगा। तो आपको मालूम होगा कि जो ईस्ट मेदिनीपुर है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ और साउथ हुगली, ये सब एरिया में सीवियर वेदर होगा। स्टॉर्म सर्ज भी हम लोग दिए हैं, तो इट इज क्रशिंग एज ए वेरी वेरी सीवियर सिस्टम वेस्ट बंगाल कोस्ट। कल 3 PM से 7 PM तक और लैंडफॉल होगा। 3 PM to 7 PM हो जाएगा। आपने स्टॉर्म सर्ज की बात की। स्टॉर्म सर्ज जो होता है वो बहुत मैसिव होता है, स्पेशली ऐसे में। तो कितना स्टॉर्म सर्ज हम एक्सपेक्ट करते हैं? और हमारे दर्शकों को बताते हैं, स्टॉर्म सर्ज जो है, जो पानी का जो लेवल है, एकदम से जो हवा का जो होता है उससे एकदम से लेवल जो बढ़ जाता है, तो कितना हम स्टॉर्म सर्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले बताना चाहता हूँ कि साइक्लोन का सबसे डैमेज जो होता है जो स्टॉर्म सर्ज है, जो स्ट्रॉन्ग विंड आप 180 किलोमीटर चलेगा, तो जो नॉर्मल स्टॉर्म आता है जो टाइडल हुए, उससे हम लोग दिए हैं 4 मीटर। 4 मीटर मतलब जैसे 1.5 मोहल्ला 2 मोहल्ला तक पानी आ सकता है। सुंदरबन और पूर्व मेदिनीपुर काफ़ी डेंस, पर्टिकुलरली पूर्व मेदिनीपुर काफ़ी डेंस एरिया है पॉपुलेशन, तो इसलिए मैसिव इवैक्यूएशन चल रहा है। तो मेनली जो लैंडफॉल एरिया है ना 50 किलोमीटर के अंदर, उसी के अंदर पूरा सारा कार्रवाई एनडीआरएफ ले रहा है। सर, वो जो सुंदरबन का जो इलाका है वो मार्श लैंड भी है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक तरह से नुकसानदायक। या जो एनवायरनमेंट आपको मालूम होगा, सुंदरबन जो है काफ़ी मतलब फ्रैगाइल है, जो मतलब विश्व में सबसे बड़ा रिजर्व है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा फौना है। तो जो बुलबुल भी गया था उसमें भी कुछ डैमेज हुआ था, लेकिन ये बुलबुल से काफ़ी स्ट्रांग है। तो और ये जो अर्जेनिंग एरिया है ना, जो आपने बताया पूर्व मेदिनीपुर 24 परगना, ये काफ़ी मतलब एरिया जो है ना, काफ़ी जो घर जो है ना, काफ़ी वीक ही घर है, स्ट्रक्चर जो है ना, चाल का घर है, जो मतलब काफ़ी बिल्डिंग आपको कम मिलेंगे, तो इसलिए चिंता का कारण है। तो इसलिए मैसिव इवैक्यूएशन वहाँ चल रहा है जी। तो उड़ीसा का जो वेदर है, उड़ीसा कल आज ऑलरेडी गोपालपुर से वेदर भुवनेश्वर तक बारिश शुरू हो गया, क्योंकि आउटर वॉल क्लाउड जो है उड़ीसा में पहले आएगा।
तो आज नाइट में उड़ीसा में बैड वेदर शुरू होगा, लेकिन उड़ीसा का पूर्व में 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर होके कल मॉर्निंग में निकलेगा। तो इसी में सीवियर वेदर उड़ीसा में जो होगा हैवी रेन और विंड 110 किलोमीटर, बट मेजर वेदर जो है वही है, मतलब आपका जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। सर एक और चीज़ है, फिश जो आपके समुद्र के में जो चेतावनी दी है वो कितनी कब तक रहेगी? समुद्र का तो कल दिन भर रहेगा, परसों तक भी रहेगा, परसों आफ्टरनून तक पूरा कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ द फिशिंग एनी एक्टिविटी। और जितना हमारा ईस्ट कोस्ट में है रेलवे और एनी ऑपरेशन, जैसे अभी भुवनेश्वर का कल कुछ स्पेशल फ्लाइट था वो भी हम लोग मना किया, क्योंकि उसका विंड शेयर रहता है ना, तो सारा एयरपोर्ट भाईजैक भुवनेश्वर कोलकाता जितना एयरपोर्ट है वो भी सस्पेंशन रहेगा, क्योंकि वो जो विंड शेयर ऊपर होता है ना, साइक्लोन 500-700 किलोमीटर परिधि में होता है, डायमीटर होता है, तो ऊपर में बहुत स्ट्रांग क्लाउड रहता है। कितना स्पीड होता है समुद्र में, कितना स्पीड से चलता है? अभी जो है 220 है सुपर साइक्लोन, 220 किलोमीटर, वेरी ह्यूज विंड स्पीड। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुपर साइक्लोन अभी 24 घंटा हो गया, उसका आई भी विजिबल है, आई मतलब आँखें। तो साइक्लोन नॉर्मली जिसका जितना बड़ा आँख है और जितना काला है वो साइक्लोन इतना स्ट्रांग है। जब आप दर्शक बंधु को सैटेलाइट में दिखाते हैं सो दे कैन सी द आई ऑल्सो, तो कल ज़्यादा आई विजिबल था, आज थोड़ा उसमें क्लाउड घुसा है, बट जरूर सुपर साइक्लोन अभी भी है। तो आप देख रहे थे कि ये सीनियर साइंटिस्ट बता रहे थे कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, खास तौर से जो सुंदरबन का इलाका है वो बहुत फ्रेजाइल जगह है, वहां पे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और एनडीआरएफ की टीम, इसी वजह से हम जो बात कर रहे हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, 6 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, इनको जो खासतौर से जो कोस्टल एरिया है उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा है और भारी मात्रा में लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अम्पन तूफान जो है वो कल तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचेगा, लेकिन एहतियात पहले से ही बरती जा रही है और लोगों को स्थान खाली कराकर सुरक्षित स्थानों तक भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आज से लॉकडाउन 4 में कई रियायतें मिलने से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो और टैक्सी फिर से नजर आए। ऑटो और टैक्सी फिर से शुरू होने से यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस के अनुसार आज से चाय की दुकानें फिर से खुली। हैदराबाद में लॉकडाउन 4 में रियायतें मिलने के बाद ऑटो और कैब सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। वहीं प्रयागराज में लॉकडाउन के चौथे चरण में ढील मिलने के बाद बाजार फिर से खुल गए हैं, जहां लोग बाजार में खरीदारी के लिए जुट गए। और अहमदाबाद में लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद दुकानें फिर से खुल गई हैं। और देश भर में कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस लॉकडाउन में शर्तों के साथ लोगों को कई रियायतें भी दी गई हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दुकानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद से हमारे संवाददाता देवाशी की रिपोर्ट। गुजरात के पश्चिम अहमदाबाद में लॉकडाउन में छूट दी गई है और पूरे राज्य भर में नॉन कंटेनमेंट जोन में छूट दी गई है। उसके तहत अहमदाबाद में आज दुकानें खुली है। गुजरात सरकार और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन हमको दी है, हमने हमारी दुकान पे यहाँ दूरी वो सब लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व को ध्यान दिया है। हमारे जो कर्मचारी है वो कोई भी मतलब पैसे का व्यवहार हो या काम का व्यवहार हो, वो सब करके सैनिटाइज कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाता है, सैनिटाइजर भी रखा गया है। सारे कर्मचारी जो है वो उन्होंने मास्क भी पहना है, यानी कि लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जो जंग है वो भी जारी है और साथ साथ अपनी सलामती भी लोग रख रहे हैं। देवशी वारोतरिया, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। लद्दाख कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। इस केंद्र शासित प्रदेश में अब कोरोना वायरस का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। कल 17 कोरोना के रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई थी और आज 2 लोगों को छुट्टी दी गई है। एक सप्ताह पहले ही करगिल जिले को भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया था।
लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में वाराणसी के रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केवल 7 दिन में ये इंजन बनाया है। पेश है हमारे संवाददाता हरिकेश की रिपोर्ट। WAP-7 ये ऐसा इलेक्ट्रिक इंजन है जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो डीजल रेल कारखाना ने बनाया है। इसकी खासियत ये है कि ये 6000 हॉर्स पावर का है। लॉकडाउन के जो भी नियम हैं उनका पालन करते हुए ये इंजन बनाया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है डीजल रेल कारखाना की कि इन लोगों ने ऐसी विषम परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर इस इंजन को बनाया है। कोरोना के चलते 48 दिन तक हम लोग का काम बंद था। उसके बाद हमने 9 मई को फैक्ट्री में कार्य प्रारंभ किया और एक सप्ताह के अंदर हमने एक नया इंजन बना के 14 मई को निकाला है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है उसमें ये इंजन भी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, डीरेका, वाराणसी। जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी संबंधी नियमों को राजपत्र में शामिल कर लिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट कर इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है। नड्डा ने कहा कि इससे लंबे समय से अपने यथोचित अधिकारों से वंचित रहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों समेत सभी शरणार्थियों, शेष भारत से आकर दशकों से जम्मू कश्मीर में बसे अनुसूचित जाति के कामगारों और जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को अब स्थायी निवास का दावा करने का हक मिलेगा। ये सभी के लिए समानता और गरिमा की बात है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।